मीडिया आजकल एक तरफा चलता है, इसलिए जो सही चीज होती वो सामने नहीं आती। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मीडिया की भी मजबूरियां हैं। मीडिया जो है वो किसके माध्यम से चलती है? मीडिया में आजकल जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, उन्हीं के हाथों में मीडिया जा चुका है। कि बात रखने की बात करते हैं तो ऊपर से जो निर्देश होते हैं, जहां पर पूंजीपति जिनके की मीडिया के ये ज्यादातर जो मीडिया के आप चैनल्स देखते हैं वो उनको जो निर्देश देते हैं उनको करना पड़ता है, और उनकी भी मजबूरी होती है। वो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनके ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी या जो सरकार में लोग बैठे हैं उनका दबाव आ जाता है, तो इसलिए उनकी भी मजबूरी हो जाती है। इस मीडिया जो ये एक अलग मीडिया हो गया है, ये जो मुख्य चैनल देखने को मिलते हैं ये पिछड़ गए हैं, ये 5 और 10% पे रह गए हैं। 80-90% तो आपके जो मोबाइल में सोशल मीडिया चलता है वो चीजें दिखाने का काम करता है। और खुशी की बात है कि आज सोशल मीडिया पूरी तरीके से असलियत दिखाने का काम। शब्बीरपुर गांव का नाम सुनते ही हमको वो मंजर याद आ गया। शब्बीरपुर गांव आपके जिले का, किस तरीके से वहां पर उत्पात मचाने का काम सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, और इन्होंने अपना असली रूप चेहरा दिखाने का काम शब्बीरपुर से किया था। और वहां पर कैसे प्रायोजित ढंग से इन्होंने दंगा फैलाने के लिए और किस तरीके से आपस में लड़ाने के लिए और आपस में जाति धर्म में भिड़ाने के लिए इन्होंने एक षड्यंत्र रचा था। लेकिन बहन मायावती जी ने राज्यसभा के जो साल भर से और काफी समय बचा हुआ था, उन्होंने राज्यसभा की चिंता न करते हुए फिर उन्होंने उसी समय निर्णय लिया, वहीं पर बोलते बोलते निर्णय लिया, और उन्होंने कहा कि अगर हम अपने लोगों की बात इस सदन में नहीं कर सकते तो लानत है हमारी इस सदन में बैठने की, और हम इस सदन को छोड़ते हैं और हम यहाँ से इस्तीफा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो जैसे ही संविधान बिल का नाम लिया गया सबके सब खड़े हो गए और विरोध करने लगे। कांग्रेस पार्टी ने पहले से ही षड्यंत्र रचा हुआ था समाजवादी पार्टी के साथ में, पार्टी का तो विरोध रहता ही है। भारतीय जनता पार्टी आपने देखा है किस तरह से अल्पसंख्यक समाज को आतंकित करने के लिए तरह तरह के कानून बना करके उनके ऊपर दहशत फैलाने के लिए तरह तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके उनके नेता आए दिन आकर के कभी एक भाषण देंगे कभी दूसरा देंगे, और समाजवादी पार्टी के साथ में मिल करके ये तय करते हैं कि हम क्या बोलेंगे तुम क्या बोलना, तमाशा बना करके दहशत फैलाने का काम करते हैं। और ये लोग तो आपस में मिले ही रहते हैं। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ये तो मिल करके ही काम करते हैं। ये तो हम लोग इसीलिए कहते हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो पूछिए कि 5 साल जब इनकी सरकार रही तो उस सरकार में कितने दंगे हुए। हमारे जाट समाज के लोग, हमारे गुर्जर समाज के लोग आज समाजवादी पार्टी का चेहरा भी नहीं देखना चाहते, नाम भी नहीं सुनना चाहते। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि ये वो लोग हैं जो कि आपस में भाईचारा खत्म करा करके और लोगों को लड़वाने की योजना बनाते हैं, लोगों को भिड़ाने की योजना बनाते हैं, दंगे फसाद कराते हैं। और 1-2 दंगे नहीं, सैकड़ों की संख्या में इन्होंने दंगे कराने का काम किया। ये आंध्र प्रदेश में चाहे वो पिछड़ा वर्ग का समाज हो, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज का हो, चाहे वो दलित समाज के भाई बहन हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज के लोग हो, जिनके ऊपर आजकल एक तरफा हत्या कराने का काम चल रहा है पूरे प्रदेश में, एक सिरे से दूसरे सिरे तक रोज एनकाउंटर हो रहे हैं, रोज हत्याएं हो रही हैं। तो इस तरह का समाज उन लोगों ने भी देखा कि किस तरह से हम लोगों ने चलाने का काम किया था। आज दलित समाज के ऊपर जिस तरह से अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, किसी से छिपा है, पूरे के पूरे परिवार मार दिए जाते हैं। आप देख लीजिए प्रयागराज में क्या हुआ, अन्य एक जिले में हो तो बताएं आपको। हर दिन अखबार उठाइए तो किसी न किसी जिले में परिवार के 4 लोग मार दिए गए, 2 लोग मार दिए गए। ब्राह्मण समाज के 500 से ज्यादा हैं लोगों को गोलियों से मार दिया गया, कितने एनकाउंटर हो गए। हाथरस में दलित समाज की एक बेटी, किस तरह से उसके साथ बलात्कार होने के बाद उसको जलाने का काम किया गया रात के 2 बजे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुखिया लखनऊ में बैठकर कह रहे थे हम देख रहे हैं टेलीविजन में और हम ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से
इसकी बॉडी को, इसको इनके घर वालों को, परिवार के हाथ में मत देना, क्योंकि हमारे अपने लोग उसमें हैं, जो आरोपी हैं वो अपने हैं, इसलिए उनको बचाना जरूरी है। और रात में 2:30 बजे मिट्टी का तेल डाल के जला दिया। किस तरह से खुशी दुबे, 16.5 साल की लड़की, एक दिन पहले शादी होती है, मेहंदी भी हाथ से नहीं छूटी थी, और उसको 1.5 साल से जेल के अंदर बंद कर रखा है। और घर के परिवार के जितनी महिलाएं हैं उनको 1.5 साल से 6 साल की बच्ची को भी और 4 साल के बच्चे को भी जेल में बंद करके रखा है। ये ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश की चल रही है। विकास के नाम पे खाली विनाश। किसानों के साथ में क्या किया इन्होंने? उनसे कहा, जैसा कि अभी हमारे साथी लोग कह रहे थे कि हम तो आपकी आमदनी 2 गुना कर देंगे। क्या 2 गुना कर दी? आमदनी तो 0 कर दी। उनकी जमीन पर नियत लग गई, जमीन पर नियत लग गई, क्योंकि उनके बड़े बड़े उद्योगपतियों ने कहा कि हमको आपने सब तो बेच दिया है, पूरा देश बेच दिया है, नौकरियां खत्म कर दी आपने, क्योंकि हमको पूरा देश बेच दिया आपने। हर चीज जो देश की संपत्ति थी, सरकारी संपत्ति थी, वो उनके हाथों में बेचने का काम किया। ये आपको भी मालूम है। चाहे रेलवे हो, चाहे तेल हो, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे हवाई जहाज बनाने वाली कंपनियां हो जो युद्ध के हवाई जहाज बनाती हैं, वो हो, बैंक हो, बिजली घर हो, हर चीज को बेचने का काम कर दिया, हर जगह प्राइवेटाइजेशन कर दिया। और ये तो आपकी संपत्ति थी, आपके टैक्स से बनी थी। लेकिन इनको उद्योगपति ये लोग हजारों करोड़ रुपया देते हैं चंदा के नाम पे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमें दे दो, उन्होंने कहा ले जाओ। अब उन्होंने किसानों की जमीन मांग ली, कहा कि हमको अब सब कुछ मिल गया है, जमीन नहीं मिल रही है, किसानों की जमीन दे दो। तो 3 काले कानून बना दिए। ऐसे काले कानून बनाए जिसमें कि जमीनें जब चली जाए पट्टे पे तो दोबारा वापस न आने पाए। किसान के पास जो छोटी जमीनें हैं वो भी उसके हाथ से चली जाए। 2 गुना बढ़ाने की आमदनी की बात करते थे। बहन मायावती जी ने तो वोट जब मांगा था 2007 में, ये नहीं कहा था कि हम 2 गुना कर देंगे, लेकिन हमारे किसान भाइयों को मालूम था कि वो कुछ भी ना कहें, तब भी किसानों की देखभाल तो वो करने का काम बहन मायावती जी करें। और उन्होंने इसीलिए जब उनकी सरकार बनी तो 2 गुना गन्ने के दाम बढ़ाने के काम किए। 5 रुपए हर साल नहीं, जैसा कि अब बढ़ाए गए 125 से लेकर के 250 पहुंचाने का काम बहन मायावती जी ने किया। 40 रुपए जो और बढ़ाए थे कैबिनेट के माध्यम से 290 पहुंचाने के लिए, तब तक वो सरकार चली गई थी और जो सीजन शुरू हुआ था उसके बाद वो 40 रुपए बढ़े। कहने के लिए वो समाजवादी पार्टी की सरकार आ चुकी थी। समाजवादी पार्टी ने 15 रुपए बढ़ाए, इन्होंने 25 रुपए बढ़ाए, और किसानों की बात करते हैं, किसानों के ऊपर लाठियां चलाते हैं, आदेश देते हैं। इनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि आंदोलन कर रहे हैं, इनको सबक सिखा दो। अपने पुलिस वालों से कहते हैं, जैसे कि उनसे कह रखा है कि अगर कोई भी बात ना सुने तो चाहे होटल में घुस के सर फोड़ना पड़े, जान लेनी पड़े, ले लो, गाड़ी में बैठाल के गोली मारनी हो मार दो। उसी तरह से किसानों के लिए भी कहा कि उनका सर फोड़ दो और तब तक लाठियां चलाओ जब तक सर से खून ना निकले। तो आपने देखा कि हरियाणा के और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में किस तरह से किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, उनका सर फट गया, सर से खून निकलने लगा, 2 किसानों की मौत भी हो गई। और वो कहते हैं मुख्यमंत्री कि ये तो अच्छा सबक सिखाया है। उत्तर प्रदेश के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण है वो कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह से सबक सिखाने की जरूरत है। लेकिन सबक तो सिखाने का काम किसानों ने अब की बार इनको कर दिया है और उन्होंने मजबूर कर दिया। 700 किसानों की शहादत ली इन्होंने, उनके बारे में एक शब्द नहीं बोला, लेकिन मजबूरन जब देख लिया कि अब चुनाव आ गया है, तो चुनाव है तो इसने मजबूर होकर के इन 3 काले कानूनों को वापस लेने की घोषणा की। लेकिन घोषणा भी किस तरह से की? कहा कि इन किसान ना समझ है, किसान को कुछ नहीं समझ में आता है, किसान को वो बेवकूफ समझते हैं। कह दिया उन्होंने अपने कि मैं माफी मांगता हूं कि आप ना समझ हैं और आप हमारा अच्छा कानून नहीं समझ पाए। आप ये किसान से कह रहे हैं जो आपको आपका अन्नदाता है, जो आपको रोटी रोजी देता है, जिसकी वजह से आप जिंदा हैं, उसके लिए आप कहते हैं आप ना समझ हैं।
आपकी समझ नहीं है, और इसलिए हम अभी इसको वापस ले रहे हैं। और इनके नेताओं ने तो उसके बाद तुरंत कह दिया, गवर्नर साहब ने भी एक कह दिया, कहा कि ये तो नासमझी की वजह से इनका वापस लेना पड़ा, लेकिन कुछ समय के लिए है, इसके बाद हम लोग फिर से निर्णय लेंगे। यानी कि खुलासा कर दिया, अपनी नीयत खोल दी, और नीयत इनकी ये है कि चुनाव हो जाने दीजिए उत्तर प्रदेश के, और उसके बाद हम इस कानून को दोबारा से लाएंगे, क्योंकि उद्योगपतियों से जो करोड़ों रुपया ले रखा है, हजारों करोड़ रुपया ले रखा है, उसका वरना वो वापस करना पड़ेगा। इसलिए अभी चुनाव तक खाली इसको वापस लेने का काम किया। इसलिए हमारे किसान भाइयों को इस बात को बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है। इनकी इन बातों को, जो नियुक्ति में इन्होंने घपले किए, उसको लेकर के विधानसभा के सामने पहुंचे तो उनके ऊपर भी लाठियां चलाई, उनके सर भी फाड़ने का काम किया। एक महिला ने तो अपना सर मुड़वाने का काम किया, इतनी परेशान हो गई, उसने विधानसभा के सामने अपना सर मुड़वाया। लोगों ने कहा कि क्यों मुड़वा लिया सर? उसने कहा कि हम अंत्योष्टि कर रहे हैं इस सरकार की, सामूहिक रूप से हम इसको अपना सर मुड़वाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन मुख्यमंत्री जी का बयान आ गया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये शिक्षक जो है ये इसी लायक है। पहले तो उनसे वोट लिया था, कहा था आइए आप हमारे साथ में आइए, हमको वोट दीजिए, हम आपको भत्ता देंगे, आपको नौकरियां देंगे। वित्तहीन शिक्षकों से कहा कि आप हमारे साथ में आइए, 20 लाख से ज्यादा हैं, आप वोट दीजिए, हम आपको आपका नियमावली भी बनाएंगे और आपको साथ में भत्ता भी देंगे। लेकिन जब कुछ नहीं दिया, आंदोलन किया, तो लाठियां देने का काम किया, और यहां तक कह दिया कि ये जो अध्यापक लोग हैं ये इसी लायक है, इन्होंने पिछले जन्म में अपने कुकर्म किए थे और इसलिए इस जन्म में ये अध्यापक बने, और इसलिए इनका ऐसे ही स्वागत होना चाहिए। ये कौन कह रहा है? जो कि पढ़ाने का काम करते हैं, हम सबको, हम लोगों के गुरु होते हैं, उनके बारे में इस तरह कहना कि उन्होंने पिछले जन्म में कुकर्म किए थे, पाप किए थे, और इसलिए इस जन्म में अध्यापक बने हैं, इससे ज्यादा गिरी हुई बात क्या हो सकती है? लेकिन इन लोगों के अंदर अभी मद से चूर है। तो कहा कि आप हमको वोट दीजिए, बहुत बड़ी शक्ति, 50% की शक्ति है हमारी महिलाओं की। उनसे कहा कि आप आइए वोट दीजिए हमको, और हम आपको सुरक्षा देंगे, हम और कुछ तो दे नहीं सकते, हम आपको सुरक्षा देंगे, हम आपको गैस देंगे, हम आपका चूल्हा हटवा देंगे। क्या किया इन्होंने? गैस का सिलेंडर पकड़ाया, और वो गैस का सिलेंडर 200 का जो मिलता था उसको 1200 पहुंचाने का काम कर दिया। जिस तरह से पेट्रोल जो 70 रुपए का था 110 पहुंचाने का काम किया, डीजल को 100 के पार करने का काम किया। महिलाओं को आपने झूठ बोल करके पहले वोट लिया, और दूसरा झूठा वादा क्या किया? कहा कि हम तुम्हें सुरक्षा देंगे, हम सुरक्षा देंगे, और सुरक्षा देने के नाम पे क्या किया? महिलाओं ने तो वोट दे दिया, कई लोगों ने तो इनको वोट धर्म के नाम पे दे दिया। धर्म का इनका असली चेहरा तो हम पहले ही खोल चुके हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में घूम करके हर 75 जिले में। जब प्रबुद्ध सम्मेलन हमने किए थे, अयोध्या से शुरू किया था, और सब जगह जा करके इनका असली चेहरा खोलने का काम किया था कि धर्म की बात करते कितने बड़े धर्मी है ये लोग। लेकिन महिलाओं से कहा था सुरक्षा देंगे। कैसी सुरक्षा दी आपने? आज जो इनकी एनसीआरबी की रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट है, उसके हिसाब से हर 2 घंटे में एक महिला के साथ में बलात्कार होता है। कानून को अपने हाथ में लेने का काम किया था, कुछ गरीबों की झोपड़ियों पे बुलडोजर चलाने का काम किया था। बहन मायावती जी ने बुला करके और अपने घर में बुला करके वहीं से हथकड़ी लगा करके जेल में भिजवाने का काम किया था। आज गरीबी उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में सबसे ज्यादा गरीबी अगर है तो आज सरकारी रिपोर्ट कहती है कि उत्तर प्रदेश में। आज उत्तर प्रदेश को अगर कानून व्यवस्था सबसे नीचे है देश में, तो उत्तर प्रदेश में हर चीज में सबसे निम्न स्तर पर पहुंचाने का काम आज उत्तर प्रदेश। आप समाजवादी पार्टी की सरकार को भी याद करिए, किस तरह कैसे जब उनकी सरकार आती थी, गुंडागर्दी, माफियागर्दी, दहशतगर्दी, लूट मार, फिरौती, डकैती, बलात्कार, इसकी झड़ी लग जाती थी। एक सरकार बनते ही 24 घंटे में सब शुरू हो जाती थी। ठीक उसके विपरीत
जब बहन मायावती जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर शपथ लेकर के बैठती हैं, उसी समय पूरे प्रदेश में कानून का राज अपने आप स्थापित हो जाता है।